हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र का आज तीसरा दिन है। सदन की कार्रवाई 11 बजे प्रश्नकाल के साथ शुरू हुई। इस दौरान सुनैना चौटाला ने दादरी के अस्पतालों के मुद्दे को उठाया और बताया कि किस तरह से बदहाली अस्पतालों में छाई हुई है, जिसके बाद संबंधित मंत्री ने सुनैना चौटाला को समस्याओं का समाधान करने का भरोसा दिया। दूसरा, सीएचसी गोपी और सीएचसी जो है झोझूकला, इनमें अल्ट्रासाउंड मशीन उपलब्ध करवाई जाए। माननीय अध्यक्ष जी, जैसे अभी पोस्ट जो खाली हैं, 7 पोस्ट सैंक्शन की हुई है दर की दादरी में एनएचएम के तहत। उनका हर हफ्ते हर मंगलवार को सीएमओ के ऑफिस में इंटरव्यू होता है और जब वो पोस्ट फिलअप हो जाएगी तो अल्ट्रासाउंड मशीन भी काम करने लग जाएगी। उसके बाद जो 2 गोपी और झोझूकला जो पीएचसी है, उसके अल्ट्रासाउंड जो एक्सरे मशीन है, उसके ऑर्डर प्लेस कर दिए गए हैं, जल्दी उसकी प्रोक्योरमेंट हो जाएगी। और सीएचसी लेवल पर अल्ट्रासाउंड की अभी सुविधा इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि डॉक्टर अवेलेबल नहीं है। अब जैसे दादरी में अल्ट्रासाउंड मशीन तो है, लेकिन वहाँ रेडियोलॉजिस्ट नहीं है, तो जब रेडियोलॉजिस्ट अवेलेबल होंगे तो वहाँ अल्ट्रासाउंड मशीन भी उपलब्ध करवा दी जाएगी। जो मंत्री जी, हमारे जो बाल वार्ड आपने बनाया, बच्चों का जो सेंटर बनाया, वो लंबे समय से वहाँ डॉक्टर ना होने की वजह से टोटली बंद पड़ा है। उसमें मिट्टी चढ़ रही है, तो वहाँ एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट भेज दो आप, ताकि कम से कम बच्चों का इलाज हो। और दूसरा, जो हॉस्पिटल में एक्सरे मशीन है, उसमें जितनी भी कैसेट से एक्सरे किए जाते हैं वो सारी की सारी पुरानी है, कोई रिपोर्ट नहीं आ रही लोगों की। दादरी सिविल हॉस्पिटल का अध्यक्ष जी बहुत बुरा हाल है, तो मैं तो आपके माध्यम से मंत्री जी को कहूंगी कि थोड़ा सा दादरी हॉस्पिटल की तरफ से आप अपनी टीम भेज के उसका थोड़ा सा जो मशीनें खराब पड़ी है उनको बदलवा दीजिए और एक आधा डॉक्टर भेज के लोगों को सुविधा उपलब्ध करवा दीजिए। अभी जो डॉक्टर्स की, जैसे अभी माननीय सदस्य ने कहा, तो गायनिकोलॉजिस्ट, रेडियोलॉजिस्ट, जनरल सर्जन, पीडियाट्रिशियन, जनरल फिजिशियन, ईएनटी सर्जन और साइकेट्रिस्ट, इन सभी की पोस्ट सैंक्शन की हुई है और हर मंगलवार को इंटरव्यू हो रहा है। तो जो डॉक्टर आ जाएंगे वो अवेलेबल करवा दिए जाएंगे और जो एक्सरे जो मशीन खराब है उसको ठीक करवा दिया जाएगा और उसका टाइम भी बढ़वा दिया जाएगा। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने स्पष्ट किया है कि हिसार एविएशन हब के लिए इस्तेमाल की जा रही 7200 एकड़ जमीन राज्य सरकार के कई विभागों से ट्रांसफर के माध्यम से ली गई है, न कि किसी जमीन मालिक से खरीदी गई है। इसके साथ ही डिप्टी सीएम ने बताया कि एयरपोर्ट के परिसर की 4 दीवारी का निर्माण करवाने के लिए एक रास्ते को बंद कर दिया गया है। उन्होंने आगे बताया कि 147 करोड़ की कीमत देकर ई भूमि पोर्टल के जरिए राज्य सरकार ने भू मालिकों से 110 एकड़ जमीन ले ली है, जिसका पंजीकरण का काम चल रहा है। उन्होंने इस विषय में एक विधायक की ओर से दी गई गलत सूचना को सदन की कार्रवाई से हटाने का आग्रह विधानसभा अध्यक्ष से भी किया। डिप्टी सीएम के आग्रह पर स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि गलत जानकारी देकर सदन को गुमराह करने वाले सदस्यों के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने आगे कहा कि डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि सदस्य के बयान को शपथ पत्र मानकर विषय की जांच करवाई जाए। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने हिसार एविएशन हब के बारे में बात करी और ये बात करी कि वहां जमीन सस्ते में ली। जमीन वहां पर 7200 एकड़ सारी गवर्नमेंट की थी, विद इन डिपार्टमेंट ट्रांसफर की गई। ये फैक्चुअली इनकरेक्ट बात हाउस में करी गई है। मैं चाहता हूं कि इसको हटाया जाए। दूसरी जगह ऑल्टरनेटिव रोड जो बनाया गया वो हमारे फ्यूचर एक्सपेंशन प्लान्स का भी पार्ट है, उसको हम ऑल्टरनेट को यूज करेंगे। वहां कोई भी पैसा सरकार का मिस यूटिलाइज नहीं हुआ, क्योंकि रिटेनिंग वॉल एयरपोर्ट अथॉरिटी के प्रेमिसेस को सिक्योर करने के लिए हमें बनानी थी, इसलिए वो रास्ता बंद किया गया है। उसके साथ साथ एक ऑल्टरनेट लैंड हमने प्रिक्योर करी फार्मर से, जो कि ई भूमि के माध्यम से 110 एकड़ के लगभग 157 करोड़ में हमने खरीदी है। उसका भी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आज के दिन चल रहा है।
हरियाणा विधानसभा में संसद की तरह ही खाने की थाली 100 रुपए कर दी गई है, जिस पर विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता और सीएम मनोहर लाल ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। तो इससे सब हमारे माननीय नहीं, बजट के बारे में तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया कि सभी का ध्यान रखा जाएगा नए बजट के अंदर, लेकिन ये जो थाली की शुरुआत हुई है, मैं समझता हूं कि कम रेट के ऊपर अच्छा भोजन, इसकी व्यवस्था हमने यहाँ विधानसभा के अंदर की है और सभी सदस्य इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं कि सही समय के ऊपर अच्छा भोजन, जैसे घर जैसा भोजन है, वो यहाँ पर 100 रुपए में हम दे रहे हैं। तो इससे सब हमारे माननीय विधायक खुश हैं। और मेरा तो आप लोगों को सुझाव रहेगा कि आप भी कम से कम दोपहर का भोजन बजाय 8वें फ्लोर के यही किया करो। अगर 100 रुपया खर्च भी करना पड़े तो कोई बात नहीं है। हरियाणा की जनता की जो आवश्यकताएं हमको ध्यान में आई है, उन सब आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए एक अच्छा बजट हम लाएंगे। हमारे लिए सर्वोपरि है हरियाणा के जनता का एक प्रकार का उनका हित कैसे हम अच्छा बना सकते हैं, ये हमारे लिए प्राथमिकता नहीं। बजट के बारे में तो गृह और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज से उनके आवास पर बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने मुलाकात की और उनका हालचाल जाना, साथ ही जल्द स्वस्थ होने की भी कामना की। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का हाल जानने उनके निवास पर पहुंचे। आपको बता दें कि अनिल विज का हाल ही में सिर का ऑपरेशन हुआ है, जिसकी वजह से वे बजट सत्र में भी नहीं जा पा रहे। साथ ही धनखड़ ने अनिल विज के जनता दरबार की भी तारीफ की। उन्होंने कहा कि वे आधी रात तक लोगों की समस्याएं सुनते हैं। बजट पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि जिस तरह से केंद्र सरकार का बजट आया है, वैसे ही हरियाणा का बजट भी अच्छा होगा। विधानसभा में सत्र के दौरान विपक्ष ने मंत्री संदीप सिंह के इस्तीफे की मांग की है, जिसको लेकर सदन में काफी हंगामा हुआ है। आपको बता दें कि इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी तक जांच रिपोर्ट नहीं आई है। विज साहब जो है अपने विभागों में बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से हरियाणा के लोगों को जो अंतिम व्यक्ति तक न्याय पहुंचना चाहिए, जो इनके दरबार लगते हैं, मुझे लगता है कि अब तो उनकी लोकप्रियता काफ़ी दूर तक पहुंच गई है और बहुत ही शर्मसार है। आधी आधी रात तक लोगों की समस्याएं सुनते हैं और निपटारा करते हैं। और बाकी विभागों में भी जिस प्रकार से आम आदमी तक चिरायु कार्ड जो बना है, मैं कहूँगा कि हरियाणा उसमें यूनिक है और उसका सबसे बड़ा श्रेय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी और अनिल विज जी को है। इसमें 1.25 करोड़ की आबादी कवर। हरियाणा के अंबाला कैंट में चल रहे सेक्स रैकेट का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। आपको बता दें कि पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर स्पा सेंटर पर रेड करते हुए 2 युवक और 2 युवतियों को आपत्तिजनक हालत में पकड़ा। पंजोखरा थाना पुलिस आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच में जुट चुकी है। जानकारी देते हुए एसएचओ पंजोखरा ने बताया कि दोनों युवती हरियाणा से है और यहां पर देह व्यापार का काम कर रही थी। मेरे थाना पंजोखरा के अंदर डिफेंस कॉलोनी है और वहाँ एक नेचुरा एक्यूप्रेशर एंड सैलून के नाम से एक स्पा सेंटर चल रहा था, जिसमें आज डीएसपी साहब श्री रमेश कुमार जी हेडक्वार्टर के नेतृत्व में वहाँ पे रेड की गई थी और वहाँ से 2 युवक और 2 युवतियों को आपत्तिजनक हालत में पकड़ा गया है।
समालखा के गांव चुलकाना में श्याम बाबा के मंदिर प्रांगण में मंदिर कमेटी के सदस्य और ग्रामीणों के बीच नोकझोंक हुई। इतना ही नहीं, वहां ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी जब बीच बचाव करने पहुंचे तो गांव की महिलाओं ने पुलिसकर्मियों के साथ भी हाथापाई की। मामले की सूचना पाकर समालखा एसडीएम अमित कुमार, डीएसपी ओम प्रकाश, थाना प्रभारी सुनील कुमार और चौकी इंचार्ज रामनिवास पुलिस फोर्स के साथ गांव में पहुंचे। उन्होंने मंदिर कमेटी और ग्रामीणों के बीच समझौता कराया। दरअसल गांव चुकलाना में श्याम बाबा के प्राचीन मंदिर में हर साल की तरह इस साल 2 मार्च से 3 दिवसीय फागुन उत्सव का आयोजन होगा, जिसमें लाखों श्रद्धालु के पहुंचने की संभावना है। आने वाले श्याम भक्तों को कोई असुविधा न हो, इसके लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए जा रहे हैं। इसी के अंतर्गत मंदिर कमेटी ने गेट नंबर 2 को बंद करने का निर्णय लिया है और सभी भक्तों को लाइन से दर्शन कराने के लिए ग्रिल लगवाई जा रही है, जो कि मंदिर के आसपास के रहने वाले ग्रामीणों को नागवार है। और ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा और महिला और पुरुषों ने जबरन मंदिर का गेट खोलकर अंदर लगवाई जा रही ग्रिलों को उखाड़ फेंकना शुरू कर दिया। जब मंदिर कमेटी के लोगों ने दर्शन करने से रोका तो उनके बीच गाली गलौज और हाथापाई शुरू हो गई। गांव के चुलकाना गांव के जो वासी थे वो कह रहे थे कि गेट नंबर 2 पे रेलिंग ना लगाया जाए ताकि उनकी एंट्री फ्री रहे, बट इसका समाधान करवा दिया गया। सभी से बातचीत करके साथ में लगते हुए पार्क से रेलिंग लग जाएंगी और गेट नंबर 2 3-4 तारीख को बंद रहेगा ताकि किसी प्रकार की भीड़ भाड़ न हो। खबर जुलाना से है, जहां क्षेत्र के हरियाणवी कलाकार मासूम शर्मा को देर रात अज्ञात व्यक्ति ने उनके साथ फोन कॉल कर गाली गलौज किया, साथ ही जान से मारने की धमकी दी। आपको बता दें कि मासूम शर्मा के बड़े भाई ने जानकारी देते हुए बताया कि उसके भाई के पास व्हाट्सएप पर रात को कॉल आई थी, जिसकी शिकायत जुलाना पुलिस को दे दी गई है। पुलिस ने अज्ञात युवक के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। हमारे को दरखास्त प्राप्त हुई थी जिसमें इसको धमकी देने बारे, वो जान से मारने की धमकी देने बारे, गाली गलौज करने बारे एक दरखास्त हमारे प्राप्त, जिसमें अभियोग अंकित किया गया और आगे कार्रवाई की जाएगी। कल रात ने छोटा भाई है मेरा, हरियाणवी गायक है मासूम शर्मा, जो उधर 2-3 फोन आए थे, उसको गाली गलौज करी है, जान मारने की धमकी दी है। उसकी हमने रिपोर्ट दे दी है जुलाना थाना में और पुलिस उचित कार्रवाई करेगी जो भी होगा। अडानी ग्रुप को लेकर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट का कांग्रेस हमलावर हो चुकी है। इन सब के बीच कांग्रेस ने हम अडानी के हैं कौन विषय पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान कांग्रेस के संसदीय सचिव प्रहलाद सिंह गिलाखेड़ा ने कांग्रेस केंद्र सरकार को घेरा और कहा कि बीजेपी सरकार ने अपनी पूंजीपति मित्रों को सरकारी खजाने की लूट की खुली छूट दे रखी है। इसी के साथ इसका परिणाम अडानी महाघोटाला है। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस ने पहले संसद में इस महाघोटाले को लेकर आवाज उठाई और अब जनता के बीच जाकर सरकार और अडानी संबंधों को जगजाहिर करने का निर्णय लिया है। इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस संसद से लेकर सड़क तक विरोध जारी है। केंद्र सरकार के अंदर जिस तरीके से पिछले काफी दिनों से ये जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई है, एजेंसी की रिपोर्ट आई है, उसके बाद में जो एक अफरा तफरी का माहौल सारे देश में फैला हुआ है, उस माहौल के अंदर लोकसभा में भी, राज्यसभा में भी, लोकसभा में राहुल गांधी जी ने, राज्यसभा में हमारे कांग्रेस के प्रधान मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने उस मुद्दे को बड़े जबरदस्त तरीके से उठाया, बताया, सारे तथ्य सामने पेश किए। उसके बावजूद भी प्रधानमंत्री जी इस मामले में बिल्कुल चुप हैं, जबकि उनकी सारी इन्वॉल्वमेंट उनके सामने उनको गिनाई। तो इसकी में कांग्रेस पार्टी
एक मुख्य विपक्षी दल होने के नाते कांग्रेस पार्टी ने हम अडानी के कौन इस हेडिंग से एक आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने पूरी चर्चा कई सुझाव होंगे, उनको जरूर हम ध्यान करेंगे, उसके ऊपर काम करेंगे। कई डिमांड्स रखी गई, वो डिमांड्स भी सारी हमारे यहां सरकार के अधिकारियों ने सब नोट की हैं। जो जिस समय करने की होंगी, जब होंगी, वो आपको बता भी दिया जाएगा, ये इस समय करने की, इस समय करने की है, क्योंकि ये लगातार चलने वाला सिस्टम है। कोई ऐसा नहीं कि कोई एक बात किसी ने, सरकार ने, मंत्री ने कभी कमिट कर दिया तो अगले दिन हो जाए। बहुत सारे मंत्री घोषणा कर देते। मेरे तो एक ही निवेदन है आपसे, जितने साथी बोले बहुत पहले मैं सुन रहा था, बहुतों ने कहा कि 8 साल पहले मुख्यमंत्री जी ने ये घोषणा की थी, अपनी अपनी घोषणा पूरी करवा लो, पूरी हो जाएगी। मैं तो बताया कठिनाइयां सब समय की होती हैं। अब उसमें अब गंभीरता से मैं बता रहा हूं कि कठिनाइयां सब समय की होती है। आपके समय भी रही, हमारे समय भी रही, आगे कोई आएंगे, कठिनाइयां रहेंगी। ये एक लगातार प्रोसेस है चलने वाला। उसमें ये सारी बातें, और फिर विपक्ष को कहने का पूरा अधिकार है, कहना भी चाहिए। हो सकता है कहीं कोई सुस्ती आई है तो हम उसमें थोड़ा जाग जाएंगे, आगे बढ़ेंगे। मैंने बताया कि ऐसी मांगे हमारी सारी वो नोट हुई है, उन सबके ऊपर मुझे चर्चा है कि मांग पर करने की आवश्यकता भी नहीं होगी, नहीं तो उत्तर भी नहीं दिया जा पाएगा। कुछ प्रश्न भी खड़े हुए हैं, कुछ शंकाएं खड़ी हुई हैं, कुछ का उत्तर अभी मैं दूंगा, कुछ का उत्तर कल बजट भाषण में भी आएगा। तो बहुत सारे ऐसे विषय होते हैं जो पिछले साल के बारे में कहे जाते हैं, आगे बजट जो होता है वो उनके समाधान के लिए अगले साल में उसमें कुछ ना कुछ करने के लिए भी आता है। फिर भी जो महत्वपूर्ण है उसमें जैसे एक विषय सबसे महत्वपूर्ण जो बहुत से हमारे साथियों ने उठाया है वो है ई टेंडरिंग का। अब इस ई टेंडरिंग के बारे में निश्चित रूप से अगर कोई चर्चा नहीं होगी तो शायद वो सारा काम, क्योंकि एक बहुत इस समय का एक महत्वपूर्ण विषय है, तो उस पर चर्चा मैं जरूर करना चाहूंगा। इसमें मेरा इतना ही कहना है कि व्यवस्थाएं तो बहुत पहले से चल रही हैं, लेकिन समय समय पर व्यवस्था परिवर्तन किसी अच्छे उद्देश्य को लेकर के होता है, और न केवल प्रदेश में बल्कि देश में भी। देश की आजादी के बाद से हम लगातार सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, भ्रष्टाचार नाम की एक बीमारी ये बहुत घर की हुई है नीचे तक। और मैंने कभी भी इसमें किसी का बचाव कभी नहीं किया। मैंने अपने भाषण में भी कहा कि इसमें नेता भी संलिप्त होते हैं, अधिकारी भी संलिप्त होते हैं, कर्मचारी भी संलिप्त होते हैं, कुछ जनता के लोग भी जो वेस्टेड इंटरेस्ट वाले होते हैं वो साठ-गांठ करके कहीं ना कहीं लाभ उठाते हैं। और ये चीजें कई बार तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से होती हैं। नुकसान किसका होता है? नुकसान पब्लिक का होता है, पब्लिक एक्सचेकर का होता है। अपनी जेब भरने के लिए बहुत लोग प्रयत्न करते हैं, लेकिन सरकार का उसी का माना जाएगा कि व्यवस्था बदलने के लिए उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, कैसे उसको जीरो लेवल पर लाया जाए। अब जीरो लेवल पर आती है कि नहीं आती एक प्रश्न है, कितना आया कितना नहीं आया ये विचार हो सकता है। लेकिन इस सारे मामले में हम लोगों ने ये जो सिस्टम खड़ा किया है, इसमें पहली बात ये कही जा रही है कि गांव का जो पैसा है वो उनको नहीं भेजते हैं। मेरा पहला कहना है कि अभी लगातार हम लोग इस पर प्रयत्न कर रहे हैं, तो अब पहली बार जितने गांव के यानी उनकी पंचायतों के अधिकार हैं या जितने अर्बन लोकल बॉडीज के अधिकार हैं, धीरे धीरे करके मोटे तौर पर सारे अधिकार उनको दे दिए गए। हमारा जो सरकार का काम है मुख्य रूप से उनको बजट ये उपलब्ध कराना है। और बजट का जो विषय है वो आपको भी पता है, हमको भी पता है, निश्चित हेड्स में निश्चित बजट है। जितना बजट हम अलग से डिस्क्रिशनरी पावर पर अपना रखते हैं वो साल के आखिरी चरणों में जहां जितनी जरूरत होती है और डिमांड वो करते हैं। लेकिन स्टेट फाइनेंस कमीशन है, सेंट्रल फाइनेंस कमीशन है, और अब उनको बिजली के बिलों पर भी 2% पैसा मिलता है। अब पंचायतों को और जिला परिषदों को मिला करके स्टैंप ड्यूटी का भी 2% मिलता है। अपनी उनकी आमदन भी होती है, कई ठेके की आमदन है, कहीं कोई प्रॉपर्टी के लीज की आमदन है। और अब उसमें जीपीडीपी के माध्यम से सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से भी एक पोर्टल बनाया गया है कि हर पंचायत समिति, जिला परिषद साल के अपने बजट के हिसाब से शुरू में ही उन कामों की एक लिस्ट बना करके पोर्टल में डाल दें, और उसमें जो उनके साधन है उसमें कितना काम कराना कराए। बाद में हमारे पास कुछ चीजें ऐसी हैं, HRDF है या भी रूरल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट फंड, इसका हमने एक प्रावधान किया है। इसी प्रकार
ग्राम विकास मंत्रालय का अपना एक बजट होता है, वो जब जहां जरूरत होती है बड़े कामों के लिए वो दिया जाता है। पहली बार जिला परिषदों को हमने पर्याप्त फंड उपलब्ध कराए थे और अभी पंचायतें बनी हैं। इनका लास्ट क्वार्टर का जो पैसा बचा हुआ था 1100 करोड़ रुपया अनाउंस करके हमने भेजा है और भेज करके उसका एसएनए अकाउंट बना दिया। सारा पैसा उस एसएनए अकाउंट में रहेगा, जितना काम कराते जाए उसमें से निकालते जाए। लेकिन ये जो प्रथा है कि पैसा हमारे हाथ में आ जाए और हम उसकी पावर अपने हाथ में रखें, पेमेंट करें तो अपने हाथ से करें और फिर उसमें जिसको हम ठेकेदार को मर्जी है उससे काम कराएं, इस सिस्टम में बहुत सी गड़बड़ है। हमने इसको स्टेट लेवल पर भी लागू किया है, एक अलग से इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल बना दिया कि कोई भी इंजीनियरिंग का काम होगा उस पोर्टल के माध्यम से होगा। उसके अलावा किसी की मर्जी नहीं है कि कोई ठेकेदार को बुला करके अच्छा इसको काम दे दो। कंपटीशन है, L1 में जो आएगा, L2 में जो आएगा 5% का डिफरेंस होगा तो उससे नेगोशिएशन की जाएगी और जितने कम पैसे में क्वालिटी को ठीक रखते हुए वो काम कराया जाएगा। इसलिए यही काम अब हमने 2 लाख रुपए तक तो कहा कि ठीक है जिसको मर्जी बुला के कराओ, किसी ठेकेदार से कराओ। और उनके छोटे बड़े ठेकेदार के काम होते हैं और गांव में बहुत काम ऐसे होते हैं जो 2 लाख से नीचे होते हैं। आज की डेट में भी 2 लाख से नीचे जब से व्यवस्था आई है 2890 काम 2 लाख से नीचे सरपंचों ने अपने कराने शुरू कर दिए। वो चढ़ भी गए हैं, कर भी रहे हैं। आज की डेट में 3254 पंचायतें उन्होंने अपने प्रस्ताव भी पारित कर दिए हैं, काम भी चढ़ा दिए। 2 लाख से 5 लाख तक के पैसे जो निश्चित रूप से वो टेंडर से ही जाएंगे, ई टेंडरिंग से, उसके काम भी 3297 ये काम पोर्टल पर डल चुके हैं, जिसका एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल पंचायत करेगी, उनकी पंचायत पास करेगी। बाद में उसका जो इंजीनियरिंग का जो एस्टीमेट वगैरह जो बनने हैं वो जेई लेवल पर बनेंगे, वो एसडीओ लेवल पर बनेंगे और वो उसमें डालेंगे। बाद में टेंडर भी वही देंगे। टेंडर डालने के लिए अब ओपन हो गया है, कोई आकर के काम को ले सकता है। और आज की डेट में इस ग्रामीण काम को करने के लिए 600 कॉन्ट्रैक्टर्स ने अपने आप को रजिस्टर कर लिया है, 600 से ऊपर, और उन्हें खुला कर दिया। उसमें शर्तें बहुत कम है, छोटे काम के लिए बहुत कम शर्तों के आधार पर अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। प्रचार क्या है कि टेंडर जो लेंगे वो जो जेई हैं, अधिकारी हैं, वो जिसको मर्जी देंगे, किसी की मर्जी नहीं चलेगी, न उनकी मर्जी चलेगी न सरपंच की मर्जी चलेगी। जो ठीक क्वालिटी का काम करेगा और ठीक रेट तय करेगा वो सब मिल करके, वहां सरपंच भी होगा, वहां जेई भी होगा, एसडीओ भी होगा, उनका ग्राम सचिव भी होगा, बीडीपीओ भी होगा। जो छोटे काम, बड़े कामों में ये लेवल थोड़ा बढ़ जाएगा। इस लेवल के हिसाब से पूरा एक प्रारूप बना दिया ट्रांसपेरेंट, और उस ट्रांसपेरेंट काम करने से किसी को कोई तकलीफ नहीं है। तकलीफ अगर है दबी जबान में, बहुत लोग आके कहते हैं पंचायतों में इतना पैसा खर्च कर दिया जी, हमको पता होता ये सिस्टम बनना है तो इतना पैसा क्यों खर्च करते। अब इसे इंप्लाइड सेंस समझ लें कि क्या है इंप्लाइड सेंस, कि हमने चूंकि ज्यादा पैसा खर्च किया पंचायतों में, इसलिए हमको ज्यादा अधिकार पैसा निकालने के लिए दिया जाए। क्षमा करना, हम एक बहुत बड़ी लड़ाई को लड़ रहे हैं और अपने भविष्य के लिए लड़ रहे हैं। हमारे भविष्य में आने वाली पीढ़ियां, ऐसा नहीं है कि जनता का पैसा लिया जाए उस जेबों में जाए, नहीं जाने देंगे, नहीं जाने देंगे। इसलिए इस सारे विषय में इतना ही कहूंगा। आपने कहा आप कि भाई इलेक्टेड बॉडी है और उस पर हमारे को विश्वास करना चाहिए। आप पहले ये मान के तो वो पैसा इधर जाएगा उधर जाएगा। मैं अपना उदाहरण बताता हूं आपको। मैं रोहतक पंचायत समिति का चेयरमैन था, इलेक्टेड, और सरकार भी हमारी थी। मेरे एक सहपाठी थे, उनको मैंने अपना वीडियो लगवा लिया और जब प्रस्ताव बन के आया तो प्रस्ताव ये लिख दिया बगैर उसके कि भाई सारी फाइनेंशियल पावर बीडीओ को दी जाती है। फाइनेंशियल पावर जो ये आप दे रहे हो ना, जेई करेगा वो करेगा। मेरी बात सुन, उसका दखल हो गया ना, दखल हो गया उसका। मेरी बात मेरी पूरी सुन रहा, मैं बता रहा हूं। इलेक्टेड बॉडी है ना, तो मैंने पढ़ा प्रस्ताव, मेरा हालांकि सहपाठी था वो, मैंने बुलाया अपना बीडीओ साहब,
आना, मैं एक प्रस्ताव और बना कि आज के बाद बीडीओ की जीत में 1 लीटर भी पेट्रोल डलेगा तो मेरे दस्तखत से डलेगा, ताकि उनके ऊपर कंट्रोल रहे। आप उनको कंट्रोल उठा दे रहे हो, इनका कंट्रोल रखो, इलेक्टेड पंचायत पर विश्वास करो और उनको करने दो। पंचायत का काम एक सरपंच नहीं है, पंचायत इलेक्टेड है, उनके ऊपर विश्वास रखो। ये हम भी आप मैं इलेक्टेड हम अपने आप पे विश्वास क्यों खत्म करें? मैं विश्वास कर रहा हूं। ई टेंडरिंग एक घोटाले में होगा, कभी पोर्टल चलता है, कभी नहीं चलता, कभी बंद हो जाता है, कभी नहीं चलता। कोई पोर्टल चला, कोई पोर्टल चलता है, मैं इस विषय में तो बड़ी जिम्मेवारी के साथ डेटा गलत आता है। आपने देखा, चाहे पहचान पत्र हो कोई हो, अब इस बात की चर्चा करने की जरूरत नहीं है। नहीं, बहुत बहुत जरूरी है चर्चा। ये मैं इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हूं, मैं मुख्यमंत्री हूं, आप भी एक समय मुख्यमंत्री रहे 9-10 साल। पिछले साल का बजट 1,77,000 करोड़ रुपए का हमने पास किया, तो क्या वो पैसा मेरे साइन से खर्च होता है? नहीं खर्च होता। कैबिनेट वो वहां पंचायत से पास होगा, पंचायत से पास होगा। आप नियम समझिए, कोई भी काम छोटा बड़ा, इवन 2 लाख से नीचे का भी, पंचायत जिस काम को कहेगी वही काम हो सकता है, दूसरा हो नहीं सकता। एक दूसरा, उस काम को ग्राम सचिव का काम है, उस पे अकाउंट फॉर करना, ये काम कराना है। उसके लिए कंट्रैक्टर की छूट दी गई है कि आप जिस कंट्रैक्टर से मर्जी बिना ई टेंडरिंग के करा सकते हो। हालांकि उसमें भी कोटेशन लेने का प्रावधान है, कोटेशन के बिना शायद वो भी ना करा पाए, लेकिन कोटेशन ली है और कितने आदमी ने एक कोटेशन दी, 2 दी, 4 दी, वो मिला के सब हो जाएगा। 2 लाख की राइट हमने पूरे दिए उनको कि 2 लाख के काम में किसी का भी हस्तक्षेप नहीं है। आप कंट्रैक्टर को बुलाओ, पंचायत में पास करो, काम कराओ, उसको पेमेंट कर दो। लेकिन 2 लाख से 25 लाख ये ई टेंडरिंग से होगा, ये कैश पैसा लेकर के नहीं होगा। हमारे को भी इतना अधिकार नहीं है आज की डेट में कि हम सरकारी खजाने से 2 लाख रुपए निकाल करके किसी को काम करा लें। सरकार के किसी मंत्री को अधिकार है 2 लाख का? नहीं है। सारा दिया उसका बजट मैं क्या करूं? ना